आगे की हमारी टॉपिक क्या है? एंटागोनिस्ट। वो क्या था? अभी हमने जो पढ़ाया था वो क्या था? एगोनिस्ट। क्या था? एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट को ऐसे समझिए, एंटागोनिस्ट को ऐसे समझिए, देखिए पहले एगोनिस्ट को समझिए, ठीक है? एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट ऐसे ड्रग होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे हूबहू हमारे बॉडी के जैसे नेचुरल, जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हूबहू उसी की तरह काम करते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं? अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, ठीक है? एगोनिस्ट क्या करेगा? अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है? फिर इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। फिर इसके बाद जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा कि बायोलॉजिकल एक्शन देगा, ठीक है? बायोलॉजिकल एक्शन देगा। हाँ, कहाँ पे देगा? हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल एक्शन देगा। जो आपका एंटागोनिस्ट होता है जस्ट इसी के अपोजिट ही काम करता है। जो आपका एगोनिस्ट एक्शन दे रहा है, बायोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, ये आपका एंटागोनिस्ट इसी के एक्शनों को ब्लॉक कर देता है। समझ में? बंद कर देता है, इसी के एक्शन को बंद कर देता है, ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एगोनिस्ट का एक्शन हम लोग क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? अब बात समझिए। देखिए, हमने इंसुलिन जब बताया था, इंसुलिन क्या कर रही थी? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रही थी। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रही थी। जैसे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, ठीक है, हमारे बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिया हुआ। हमारा जो डायबिटीज मेलाइटस होते हैं, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस जो हमको शुगर की बीमारी होती है वो दो टाइप की होती है। एक आपका होता है हाइपरग्लाइसीमिया, एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में आपका जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या करता है? इसी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? खत्म होता है। लेकिन यही इंसुलिन इस ग्लूकोज को मेंटेन करते करते एकदम मेंटेन कर देती है, मतलब एकदम लो कर देती है। बात समझ में आ रहा है? क्या करती है? इतना मेंटेन करने लगती है कि जो आपका ग्लूकोज है वो एकदम लो चला जाता है, एकदम नीचे चला जाता है। तब क्या दिया जाता है? तब एंटागोनिस्ट दिया जाता है। ये जो एंटागोनिस्ट होता है वो क्या करती है? आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने लगती है। कैसे इंक्रीज करेगी? आपके इंसुलिन के एक्शन को ब्लॉक करके, इंसुलिन के इफेक्ट को रोक के। इंसुलिन क्या करती है? आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है। भाई, हाइपरग्लाइसीमिया कब होता है? जब आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो इंसुलिन जब निकलेगा तो ग्लूकोज लेवल को कम ना करेगा। जब एकदम कम हो जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसीमिया। जब एकदम ज्यादा हो रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया, जब एकदम कम हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है? तो कम होगा तो भी बीमारी, ज्यादा होगा तो भी बीमारी, ठीक है? तो एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए, एगोनिस्ट के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एगोनिस्ट के इफेक्ट को रोकने के लिए हम लोग जिस दवा का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। यूज क्यों होता है पता चला? अभी हमने कल आपको बताया था कि हमारे कुछ ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जो अचानक से होते हैं। आपके बॉडी में कुछ ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जो अचानक से ही उत्पन्न हो जाते हैं और आपके बॉडी में बीमारी क्रिएट करते हैं। जैसे आपको अचानक से दौड़े पड़ना, अचानक से दौड़े बढ़ना, आपकी बॉडी में अचानक से दौरे होते हैं। दौरे की बीमारी आप लोग सब देखे होंगे। अचानक से हार्ट अटैक आना, सीने में अचानक से दर्द होना, वो कब होता है? जब हमारे बॉडी का जब एगोनिस्ट क्या होता है? एक्टिव होता है। अचानक से एक्टिव होगा, अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, तुरंत अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे देगा। लेकिन वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो दे रहा है वो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो उसी एगोनिस्ट किसकी वजह से हो रहा है? एगोनिस्ट की वजह से हो रहा है ना। तो उसी एगोनिस्ट के इफेक्ट को एकदम से हमेशा के लिए ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? एंटागोनिस्ट देते हैं। बात समझ में आई? आप बोलेंगे नहीं ना एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटा मतलब होता है अगेंस्ट, गोनिस्ट मतलब होता है सपोर्ट
सपोर्ट करना। एंटा मतलब अगेंस्ट, गोनिस्ट मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। ठीक है, बोलेंगे नहीं ना, वीडियो बन रहा है करिश्मा? हाँ बन रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है एंटागोनिस्ट। एन एंटागोनिस्ट इज ए ड्रग। एंटागोनिस्ट क्या है, एक टाइप की ड्रग है या फिर सब्सटेंस है। एन एंटागोनिस्ट इज ए ड्रग या फिर सब्सटेंस दैट बाइंड टू ए रिसेप्टर, ठीक है, बट डज नॉट एक्टिवेट इट। जो आपका एंटागोनिस्ट रिसेप्टर, जो आपका एंटागोनिस्ट ड्रग होता है, वो क्या करेगा, वो अपने रिसेप्टर से तो बाइंड करेगा, लेकिन वो रिसेप्टर को एक्टिव ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपका जो एगोनिस्ट था, एगोनिस्ट क्या कर रहा था, जैसे ही इस रिसेप्टर पे बाइंड किया तो इस रिसेप्टर को क्या करता था, एक्टिवेट कर देता था। लेकिन आपका जो एगोनिस्ट होता है, इस रिसेप्टर पे बाइंड करने का, जिसकी वजह से आपका जो आपका एंटागोनिस्ट होता है, इस रिसेप्टर पे बाइंड कर लेगा, लेकिन इस रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेगा। मींस कि जब रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके बॉडी में कोई एक्स्ट्रा फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहा है, एन एंटागोनिस्ट इज ए ड्रग या फिर सब्सटेंस, ठीक है, दैट बाइंड टू रिसेप्टर, ठीक है, बट डज नॉट एक्टिवेट इट। जो एगोनिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो एक टाइप का ड्रग या फिर सब्सटेंस होता है जो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड करता है, लेकिन उसको किसी भी टाइप का एक्टिव नहीं कर पाता, मतलब किसी भी प्रकार से उसको क्या करता है, एक्टिवेट नहीं कर पाता है। और ये क्या करता है, जब एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन कब देखने को मिलता है, जब ये रिसेप्टर एक्टिव होता है। जब ये रिसेप्टर एक्टिव होता है, जब ये रिसेप्टर ताकतवर बनता है, तब जाके आपके बॉडी में बायोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करता है। ताकतवर कैसे बनता है, जब ऊपर से इसके पास कोई टॉनिक दी जाए। तो टॉनिक कौन है, हमारा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट टॉनिक है, रिसेप्टर पे बाइंड किया, इसमें थोड़ा सा एनर्जी है, ये तुरंत एक्टिवेट होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका एंटागोनिस्ट है, ये कोई भी टॉनिक नहीं है, टॉनिक के नाम पर कलंक है, बोल सकते हैं टॉनिक के नाम पर कलंक है। ठीक है, ये जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा, मींस कि ये क्या किया, उसको तो पकड़ तो लिया, लेकिन एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जब एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद दूसरी वाली पॉइंट क्या बोल रहा है, इट ब्लॉक या रिड्यूस द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, जैसे ही हमारे रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, ये हमारे रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, जैसे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, जब एगोनिस्ट इस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा तो क्या यहाँ इस पे जब यहाँ इस रिसेप्टर पर, पहले आप सुनिए, ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, ये क्या है, ये रिसेप्टर है। जब आपका एंटागोनिस्ट इस रिसेप्टर पे सबसे पहले बाइंड हो जाएगा, तो फिर बाद में क्या एगोनिस्ट आएगा, इस पे बाइंड करेगा। जगह दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है ना? तो वही बोल रहा है कि जो आपका क्या है, जो आपका एंटागोनिस्ट है, वो आपके रिसेप्टर पे बाइंड करता है, लेकिन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता है। वो क्या कर देता है, जैसे ही रिसेप्टर को बाइंड करेगा, आपका जो एगोनिस्ट है वो बाइंड नहीं हो पाएंगे। जब बाइंड नहीं हो पाएंगे तो उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो वही ये पॉइंट कर रही है, इट ब्लॉक रिड्यूस द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। ठीक है, इसी की वजह से वो क्या करता है, या एगोनिस्ट के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है, या फिर एगोनिस्ट के इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, या तो एकदम से रोक देगा या तो कम कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसको एग्जाम्पल के समझिए। जो आपका एगोनिस्ट होता है वो क्या होता है, रियल की होता है, दैट फिट एंड ओपन द लॉक। ठीक है, जो आपका एगोनिस्ट होता है वो एक ताले का रियल की होता है, ये जैसे ही आपके ताले में लगेगा वो ताला को ओपन करेगा। लेकिन जो आपका एंटागोनिस्ट होता है, ये एक टाइप का फेक की होता है। ठीक है, ये आपके ताले में फिट तो होगा, लेकिन वो ताला को ओपन नहीं कर पाएगा। बात समझ में है? वो ताला को ओपन नहीं कर पाएगा। जब ताला ओपन नहीं होगा तो आप अंदर नहीं आ पाएंगे।
ठीक है। तो जैसे ही हमारा रिसेप्टर एक्टिव नहीं होगा तो वो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एगोनिस्ट जो होते हैं वो एज ए रियल की होते हैं। अगर आप जैसे आप ताला में चाबी लगा रहे हैं, अगर उसका ताला है, उसकी चाबी है, तो ताला ओपन हो जाता है। तो वैसे ही जैसे एगोनिस्ट रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर को एक्टिव करेगा, रिसेप्टर हमारा तुरंत अपना बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका एंटागोनिस्ट आएगा, एंटागोनिस्ट जो होता है वो एक टाइप का फेक की होता है, फेक दवा होती है। ऐसा नहीं है उसका काम नहीं रहता है। वो क्या होता है, एक टाइप की फेक की होती है। ये क्या करता है, अपने रिसेप्टर पे फिट तो करता है, रिसेप्टर पे बैठता तो है, लेकिन क्या करता है, उसको ओपन नहीं कर पाता है। डज नॉट ओपन, साफ लिखा है, डज नॉट ओपन, बट लॉक तो कर देता है, रिसेप्टर को बाइंड करके लॉक तो कर देगा, लेकिन डज नॉट ओपन मीन्स कि ताला में चाबी तो चली जाएगी, लेकिन अगर आप उसको ताले को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ताला नहीं खुलेगा। और जैसे ही आप उसमें रियल चाबी लगाएंगे ताला खुल जाएगा और आप अंदर आ जाएंगे। और अगर आप फेक चाबी लगा रहे हैं तो ताला नहीं खुलेगा, आप बाहर ही रहेंगे, लेकिन चाबी तो उसी में रहेगी ना। बात समझ में आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो आपका एगोनिस्ट होता है, और इसी तरीके से एगोनिस्ट क्या होता है, आपके बॉडी को मीन्स कि रियल की से बचाने का काम करता है, मीन्स एगोनिस्ट के इफेक्ट से बचाता है। एगोनिस्ट की वजह से जो बीमारी हमारे बॉडी में हो रही है उसी को क्या करता है, बचाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रिवेंशन इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के इफेक्टों को क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट। टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट कितने टाइप के होते हैं, मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, सॉरी टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट नहीं है, टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट है, टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नंबर 2 नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नंबर 3 फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, नंबर 4 केमिकल एंटागोनिस्ट। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, केमिकल एंटागोनिस्ट। कौन कौन से होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट और केमिकल एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी भी प्रक्रिया को। एगो मतलब होता है आगे ले जाना, एंटा मतलब होता है पीछे करना, अगेंस्ट काम कर रहा है। एगो मतलब उसी के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, एंटा मतलब अगेंस्ट काम करता है, इसी के प्रोसेस को क्या करता है, रोक देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आगे बताते हैं। ठीक है, हमारा जो एगोनिस्ट होता है हमने बताया कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, 5 टाइप के होते हैं ना, 4 टाइप के होते हैं ना। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले कौन सा आपका आता है, कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। देखिए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऐसे एंटागोनिस्ट होते हैं जो क्या करने लगते हैं, इसमें जो हमारा एगोनिस्ट होता है, ठीक है, और हमारा जो एगोनिस्ट होता है और जो हमारा एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। जैसे ये मेरा रिसेप्टर है, ये मेरा रिसेप्टर है, ये हमारा क्या है, एगोनिस्ट, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एंटागोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट और हमारा एंटागोनिस्ट। ये दोनों के बीच में ना कंपटीशन चलने लगता है। कॉम्पिटिटिव, देख लीजिए नाम से आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ये दोनों के बीच में ना क्या होता है, कंपटीशन चलने लगता है। कहता है कि हम बाइंड होंगे, तो ये कहता है कि हम बाइंड होंगे, ठीक है, हम रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, तो ये कहता है कि हम रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा तगड़ा रहेगा वही क्या करेगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो हमारा जो एंटागोनिस्ट होता है, नहीं सॉरी, इसके जो हमारा एगोनिस्ट होता है, इसके साइज को क्या कर दिया जाता है, नहीं यार गलत बता रहे हैं। ये जो आपका एंटागोनिस्ट होता है, जो आपका एंटागोनिस्ट बनता है, इससे तगड़े में बनाया जाता है एज कम्पेयर टू एगोनिस्ट।
अब जैसे कि दो लोग को मार करवा दिया जाए, ठीक है, दो लोग को अगर हम मार करवा रहे हैं, एक बहुत तगड़ा है, एक उससे थोड़ा सा कम है, तो जाहिर सी बात है तगड़ा वाला जीतेगा। मोटू पतलू की जोड़ी देख लीजिए, अगर मोटू पतलू में मार करा दिया जाए तो पतलू वाला हार जाता है, तो हमारा जो एंटागोनिस्ट है वो जीत जाएगा, क्योंकि एक तगड़ा है एज कम्पेयर टू हमारे इस वाले एगोनिस्ट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। जब ये वाला जब एंटागोनिस्ट अपने इस रिसेप्टर पे बाइंड कर देगा तो यहाँ पे ये वाला रिसेप्टर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तब इसके पास जो रिसेप्टर को एक्टिव कौन कर रहा है, हमारा एगोनिस्ट कर रहा है ना, तो एगोनिस्ट हमारा जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो रिसेप्टर एक्टिव नहीं होगा। भाई ये रिसेप्टर एक्टिव कब होगा, इसको ओरिजिनल चाबी मिली ही नहीं है तो एक्टिव क्यों होगा। ये जो हमारे एंटागोनिस्ट है ये एक टाइप का फेक है, फेक हमारी क्या है, चाबी है, तो इससे ये ताला लॉक खुलेगा ही नहीं। जब नहीं खुलेगा तो ये हमारे रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे रिसेप्टर को एक्टिव ही नहीं कर पाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो होते हैं इसमें कंपटीशन होता है, कॉम्पैक्ट होता है विद द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है, फॉर द सेम बाइंडिंग साइड ऑन द रिसेप्टर। मीन्स कि जो हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं और एगोनिस्ट जो होते हैं इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि ये एक ही साइड के रिसेप्टर पे या फिर सेम साइड के रिसेप्टर पे कौन बाइंड करेगा। ठीक है, if you increase the dose of agonist it can overcome the antagonist। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एगोनिस्ट का क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट के डोज को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एंटागोनिस्ट के डोज को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा क्या होता है, रिसेप्टर पे इजीली क्या होता है, बाइंड हो जाता है एगोनिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे आपका क्या है, एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आपका क्या है, एट्रोफिन क्या है, एट्रोफिन नहीं है, एट्रोफिन है। ये जो आपका एट्रोफिन है ये ब्लॉक करती है एसिटाइल कोलिन के एक्शन को। किसको, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को। अब देखिए, अब जो ये एसिटाइल कोलिन होते हैं, ठीक है, एसिटाइल कोलिन को ACH के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, ACH से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो एसिटाइल कोलिन होते हैं इसको समझिए, व्हेन एक्ट बाइंड टू म्यूसिन रिसेप्टर, जैसे ही हमारे हार्ट के म्यूसिन रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं। हमारे हार्ट रेट को क्या करेंगे, स्लो कर देंगे। कौन, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, ये हम देखिए, इसमें एग्जांपल में जो हमारा एट्रोफिन होता है वो ब्लॉक करता है इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन का। एट्रोफिन जो मेरा होता है हमारे एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ये जो आपका एसिटाइल कोलिन होगा ये सबसे पहले आपके हार्ट में जो म्यूसिन नाम का जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड करेगा, और तब जैसे ही वो म्यूसिन नाम के रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो हार्ट बीट वो क्या होगी, गिरने लगेगी, डाउन होने लगेगी। ठीक है, डाउन होने लगती है। फिर इसके बाद क्या दिया जाता है, एट्रोफिन दिया जाता है। जब हार्ट रेट डिक्रीज होता है तो कौन सी बीमारी होती है, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया होता है। जब आपका हार्ट रेट गिरने लगता है, स्लो होने लगता है तो ब्रेडीकार्डिया होता है। ब्रेडीकार्डिया को ठीक करने के लिए हम लोग एट्रोपिन का यूज करते हैं। जो एट्रोपिन होती है ये नेचुरल दवा होती है। ये क्या करती है, व्हेन एट्रोपिन इज गिवन इट ब्लॉक दोज म्यूसिन रिसेप्टर। ये क्या करती है, जहाँ पे आपका एसिटाइल कोलिन बाइंड हो रहा था वहां पे क्या करेगा, एट्रोपिन बाइंड होगा। एट्रोपिन बाइंड जैसे ही बाइंड, इस पे जो एट्रोपिन दवा है जैसे ही, या फिर जो एट्रोपिन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है वो जैसे ही यहाँ पे बाइंड करेगा तो आपका जो एसिटाइल कोलिन है ये एक टाइप का क्या है, एगोनिस्ट है। एसिटाइल कोलिन इस दवा पे, इस रिसेप्टर के साइड पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब इस रिसेप्टर में बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, हमारा रिसेप्टर एक्टिव नहीं होगा। जब एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेडीकार्डिया है वो, जो हमारी हार्ट रेट डिक्रीज हो गई थी वो इंक्रीज होगी।
तब क्या देखने को मिलेगा, ट्रैकीकार्डिया। क्या कॉज करेगा, एट्रोपिन ट्रैकीकार्डिया। बात समझ में आई? यस सर। जब आपका इसी हार्ट रेट को, इसी हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एट्रोपिन। एट्रोपिन इसके अगेंस्ट काम करता है, मींस कि एट्रोपिन एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। एट्रोपिन एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करता है। कैसे ब्लॉक करता है, एसिटाइल कोलिन को अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होने देता है, उसके जगह पे यही बाइंड हो जाता है, एट्रोपिन ही बाइंड हो जाता है। और जब एट्रोपिन बाइंड हो जाएगा तो वहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर एक लोग को खड़ा होने की जगह सिर्फ एक लोग को है तो वहाँ पे दो लोग कैसे एडजस्ट हो सकते हैं, एक चेयर पे एक लोग बैठ सकते हैं, जबरदस्ती अगर उस पर बैठेंगे तो बात की बात है, लेकिन एक चेयर पे एक ही लोग बैठ सकते हैं ना। तो अगर उसमें दूसरे लोग को बैठाया जाएगा तो पहले उसको उठा दिया जाएगा। तो वैसे ही एसिटाइल कोलिन की जगह अगर एट्रोपिन बाइंड हो गया, एट्रोपिन वहां पे बैठ गया, तो आपका जो एसिटाइल कोलिन है वो वहां पे अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, मतलब कि बैठ नहीं पाएगा। तो एसिटाइल कोलिन हमारा क्या है, एक टाइप का एगोनिस्ट है, और आपका एट्रोपिन क्या है, एक टाइप का एंटागोनिस्ट है। और हमने बताया जो एगोनिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, बायोलॉजिकल एक्शन देते हैं, लेकिन जो आपका एंटागोनिस्ट होता है वो बायोलॉजिकल रिस्पांस नहीं देता है, मींस कि वो एगोनिस्ट के एक्शन को ही क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ए एगोनिस्ट क्या करेगा, ये म्यूसिन के रिसेप्टर पर क्या करेगा, सॉरी ये जो आपका एट्रोपिन है, एट्रोपिन क्या करेगा, म्यूसिन के रिसेप्टर पर बाइंड करेगा जहां पे पहले आपकी एसिटाइल कोलिन बाइंड हो रही। ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे बाइंड करेगा वहां से रिसेप्टर को एक्टिव नहीं करेगा। रिसेप्टर जब हमारा एक्टिव नहीं होगा तो हमारे बॉडी में या फिर हमारे हार्ट में क्या है, ये हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होने लगेगी। भाई डिक्रीज कौन कर रहा था, एसिटाइल कोलिन कर रहा था। एसिटाइल कोलिन है ही नहीं, एसिटाइल कोलिन जब नहीं है तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन कहाँ से देखने को मिलेगा आपको। तो ये हार्ट रेट जो आपका ब्रेकीकार्डिया कोर्स हुआ था वो आपका ट्रैकीकार्डिया बदल जाएगा, मींस कि आपकी हार्ट रेट डिक्रीज हुई थी, ये आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़े जी। फिर इसके बाद आपका आता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में जो होते हैं, इसमें दो होते हैं, इसमें दोनों आएंगे आपके, इसमें क्या होंगे, दोनों आएंगे। एक तो ये क्या है आपका एगोनिस्ट है, इस शेप का क्या है एगोनिस्ट, और इस शेप का क्या है एंटागोनिस्ट। इसमें दीज आर दोज एंटागोनिस्ट बाइंड टू ए डिफरेंट साइड ऑफ द अदर रिसेप्टर। ठीक है, these are those antagonists bind to a different side of receptor changing its shape and block the effect of agonist। ठीक है, जैसे इसको सुनिए, एक ऐसा ऑर्गन होता है, मतलब एक ऐसी सेल होती है जहाँ पे दो रिसेप्टर प्रेजेंस है। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में हमारे एगोनिस्ट भी बाइंड करेंगे और हमारे एंटागोनिस्ट भी बाइंड करेंगे, दोनों बाइंड करेंगे। ए वाला कहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे। ये हमारा क्या है, एगोनिस्ट है जी। एगोनिस्ट ड्रग है, और ये हमारा क्या है, एंटागोनिस्ट ड्रग है। और ये हमारा क्या है, एक सेल है, सेल पे दो रिसेप्टर प्रेजेंस है। ए वाला रिसेप्टर जो ए वाला एगोनिस्ट है वो यहाँ पे बाइंड करेगा, और इस वाली जगह ए वाला एंटागोनिस्ट इस वाले रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और ए वाला एगोनिस्ट इस वाले रिसेप्टर पर क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, अब भाई दोनों बाइंड हुए हैं, तो जब एगोनिस्ट बाइंड होगा जाहिर सी बात है इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, मींस कि बायोलॉजिकल रिस्पांस बॉडी में शो करेगा। लेकिन वही साइड ये में क्या करा है, एंटागोनिस्ट। जैसे ये बायोलॉजिकल रिस्पांस देने जाएगा वैसे ही क्या करेगा, इसके एक्शनों को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसके एक्शनों को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो होते हैं वही कर रहा है कि ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट साइड ऑफ रिसेप्टर पे दोनों बाइंड होते हैं। जैसे ही हमारा एगोनिस्ट एक्शन देने वाला होता है वैसे क्या करते हैं, इसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं।
ठीक है। ये किसमें यूज होता है? एक केटामाइन की एक ड्रग है जो हमने बताया था अभी आगे एगोनिस्ट में बताए थे। ये जो हमारा कौन सा है NMDA वाला जो रिसेप्टर होता है, ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारे बॉडी में क्या कॉज करता है? हमारे बॉडी को ऐसे ऐसे हिलाने लगता है, जिसको हम लोग पार्किंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। और हार्ट में दर्द होने लगता है, अचानक से दौड़े पड़ने लगते हैं अचानक से। तब कौन सा हमारा एगोनिस्ट होता है? एगोनिस्ट अपना एक्शन शो करता है, तब हमारा केटामाइन आता है। केटामाइन क्या करता है? इसी रिसेप्टर पे बाइंड कर देता है, इसी रिसेप्टर पे बाइंड करके उस वाले एगोनिस्ट का एक्शन ब्लॉक कर देता है। तो आपको वो तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगता है। दौड़े जब पड़ते हैं तो कुछ टाइम बाद देखेंगे ठीक हो जाएगा। हार्ट अटैक आता है, सीने में दर्द होता है, वो भी ठीक होता है। पार्किंसन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एंजाइना देखने को मिलता है और क्या है, अचानक से बीमारी देखने को मिलती है। किसकी वजह से होता है? एगोनिस्ट की वजह से होता है, लेकिन वही एंटागोनिस्ट बाइंड करता है, ठीक है, उसके अलग वाले रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और उसी के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, बात समझ में आई? कौन सी दवा है? केटामाइन, केटामाइन की दवा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। कौन सा एंटागोनिस्ट है? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। इसमें दो ड्रग होते हैं, ठीक है, दो ड्रग होते हैं, अपोजिट साइड के काम करते हैं। मीन्स कि इसके साथ अगर एगोनिस्ट काम कर रहा है, ऐसी तरह एगोनिस्ट अगर काम कर रहा है तो वहां पे भी हमारा दो ड्रग दिए जाती है जो अपोजिट साइड अपोजिट काम करती है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। अगर एगोनिस्ट इफेक्ट को बढ़ा रहा है तो एंटागोनिस्ट इफेक्ट को कम करेगा। कौन सा? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। कौन सा है? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में देखिए क्या बोल रहा है? टू डिफरेंट ड्रग प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट, ठीक है, इन द बॉडी। इसमें दो ड्रग दी जाती है, ये दोनों ड्रग क्या करती है? हमारे बॉडी में अपोजिट इफेक्ट, मतलब डिफरेंट टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर आपके सामने दो लड़की को रख दिया जाए, भाई उसका हुलिया चेंज है और उसका भी हुलिया आपको चेंज दिखेगा, उसकी भी एक्टिविटी चेंज रहेगी, उसकी भी एक्टिविटी चेंज रहेगी। दोनों की एक्टिविटी आपस में मैच करेगी? नहीं करेगी। तो वही बोल रहा है, इसमें दो जो आपका फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, इसमें दो ड्रग आपको देखने को मिलेंगे और दोनों का इफेक्ट क्या होगा? अपोजिट रहेगा। मतलब एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। मीन्स कि अगर वो एक क्या हुआ, एक आपके बॉडी में इफेक्ट को बढ़ा रहा है तो एक क्या करेगा? आपके बॉडी में इफेक्ट को कम करेगा। ठीक है, इसमें हमने इंसुलिन का एग्जाम्पल दिया था। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जैसे ही बॉडी से निकलती है वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को क्या करती है? डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, क्या करने लगती है? ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने लगती है, ग्लूकोज लेवल को कम करने लगती है। ठीक है, फिर वहां पे क्या हो जाता है? हमको हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सी बीमारी होती है? हाइपोग्लाइसीमिया। भाई ग्लूकोज लेवल ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो भी बीमारी होगी ना, तो कौन सी बीमारी होगी? हाइपोग्लाइसीमिया। इसी हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करने के लिए हम लोग अपने बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे। तो कौन सी दवा दी जाएगी आपको? कौन सा है? ग्लाइकाजोन। तो आपको कौन सी दवा दी जाएगी? ग्लाइकाजोन। ग्लाइकाजोन क्या करता है? ये इस वाले का इफेक्ट क्या करता है? कम कर देता है। इसका इफेक्ट क्या करेगा? कम कर देगा और अपना इफेक्ट बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हुआ था वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए हमारा चौथा कौन सा है? चौथा हमारा है केमिकल एंटागोनिस्ट। कौन सा है? केमिकल एंटागोनिस्ट। केमिकल एंटागोनिस्ट ऐसे एंटागोनिस्ट होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं? एगोनिस्ट के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एगोनिस्ट के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज नहीं समझ रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? जब प्लस और माइनस आपस में क्या करते? खींचते हैं। अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होता है? एक अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है ना। जैसे कि एक अट्रैक्शन लड़का का लड़की के प्रति होगा, बहुत रियर केस में लड़का लड़के के प्रति होता है।
ठीक है। जब अट्रैक्शन होगा किसका, प्लस और माइनस का, जब अट्रैक्शन आपस में, देखिए एक चार्जेस है आपका प्लस का, एक चार्जेस है निगेटिव का, ठीक है। एक चार्जेस है आपका प्लस का, एक चार्जेस है निगेटिव का, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव निगेटिव जब आपस में ये दोनों लोग मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब कि ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपोजिट चार्ज है, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ के आइएगा एक बार, आप फिजिक्स जरूर पढ़िएगा, केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, जब पॉजिटिव चार्जेस निगेटिव चार्जेस से मिलते हैं तो निगेटिव वाले चार्जेस का एक्शन ब्लॉक कर देते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। मीन्स कि जैसे कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो जो भी कंपोनेंट्स होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे कि आपके स्टमक में क्या निकलता है, ये स्टमक में ये Cl पाया जाता है, स्टमक में ये Cl पाया जाता है जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन जैसे ही इस Cl का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो आपके वहां पे नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझिए, ये हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है, ये Cl पाया जाता है। ये Cl क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब एसिडिक अगर किसी के मुंह पे फेंक दिया जाए तो पूरा फेस जल जाता है, लेकिन इतना खतरनाक ये Cl हमारे पेट में बचा कैसे है, हमारे पेट को भी तो जला सकता है। लेकिन ये Cl जहाँ पे रहता है वहां पे क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है ये किस नेचर की रहती है, बेसिक नेचर की रहती है। जब एसिड और बेस दोनों में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। मीन्स कि एसिडिक का एक्शन क्या होता है, खत्म हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन के पास, जैसे ही जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिक नेचर की है, वो जैसे ही जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिक नेचर और एक एसिडिक नेचर, दोनों जब आपस में मिलेंगे न्यूट्रलाइजेशन होंगे, वहां पे Cl का एक्शन ही क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, बात समझ में आया? जब अपोजिट चार्जेस आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का एक्शन क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। एक दूसरे का नहीं, नेगेटिव चार्जेस का एक्शन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। आप लोग पढ़ के आएंगे, एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी इतना समझ में आया कि नहीं हुआ है? तो वही बोल रहा है, जो आपका केमिकल एंटागोनिस्ट होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली आपके जो एगोनिस्ट होते हैं, एगोनिस्ट मॉलिक्यूल्स के एक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके एक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कौन करता है, देखिए कैसे होता है, आपका कौन सा है, प्रोटामीन है, ठीक है। प्रोटामीन न्यूट्रलाइज करता है हिपैरिन को, किसको करता है, हिपैरिन को करता है। अब देखिए हिपैरिन का क्या काम रहता है, ये जो हिपैरिन होती है ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग निगेटिवली चार्ज होती है, चार्ज मॉलिक्यूल्स। मतलब हिपैरिन के ऊपर, हिपैरिन हमारे अपने अंदर क्या कंटेंट की रहती है, निगेटिव चार्जेस कंटेंट की रहती है, ठीक है। कौन सा चार्जेस है, निगेटिव चार्जेस अपने अंदर कंटेंट की रहती है। और जो ये हिपैरिन होती है वो हमारे बॉडी में एज ए एंटीकोगुलेशन की तरह काम करती है। हमारे बॉडी में एज ए किसकी तरह काम करती है, एंटीकोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो थक्का बनाने लगता है। सॉरी, ब्लड क्या होता है, क्लॉटिन का नाम सुने हैं, क्लॉटिन, ब्लड क्लॉटिन। सॉरी, थक्का वहां पे मत जाइए, ठीक है। जो आपका हिपैरिन रहता है, हिपैरिन क्या करता है, हमारे बॉडी में कोगुलेशन करने लगता है। मीन्स कि कोगुलेशन मतलब होता है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, हिपैरिन जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड को जमने से बचाता है। जो ब्लड होता है उससे क्या होता है, जमने से बचाता है। हिपैरिन हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड होते हैं उसका थक्का होने से क्या करता है, बचाने का काम करता है, ठीक है। हिपैरिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो थक्के जम जाते हैं, ब्लड का जो थक्का होता है, जो हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है, थक्का बना देता है, उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करवाते हैं। अभी हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ा के आए हैं
हिपैरिन का यूज कहाँ पे होता है? हिपैरिन हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। जो हमारे बॉडी का जो ब्लड आपको लिक्विड पदार्थ का दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? वो हिपैरिन की वजह से दिख रहा है। हिपैरिन क्या करता है? ब्लड में थक्का ना बने उससे प्रिवेंट करवाने का काम करता है। और हिपैरिन पे क्या पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। और कभी कभी आप क्या होता है, ब्लड में थक्का जमने लगता है, ठीक है, ब्लड में थक्का जमने लगता है, ठीक है। तो वहां से क्या होता है कि हम लोग क्या देते हैं, कौन सा ड्रग देते हैं? प्रोस्टामीन ड्रग देते हैं, प्रोटामीन। हाँ, ब्लड के थक्के को जमने से बचाने का काम करता है ना। जब ब्लड के थक्के को जमने से बचाता है तो ये क्या करता है? हमारे ब्लड को बहुत ही पतला बना देता है। बहुत ही क्या करेगा? पतला बना देता है। हिपैरिन के जब कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ेगा तो ये ब्लड को क्या करेगा? बहुत ही पतला बना देगा, ठीक है भाई। वो थक्के को जमने से बचा रहा है, मीन्स कि हमारे ब्लड को क्या करेगा? लिक्विड बना रहा है, एकदम तरल पदार्थ में बना रहा है। तो बनाते बनाते ब्लड को बहुत पतला बना देता है, ठीक है। जब हमारे बॉडी का ब्लड बहुत पतला बन जाएगा तो भी हमको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या लेते हैं? प्रोस्टामीन देते हैं। उस समय डॉक्टर क्या देता है? प्रोस्टामीन देता है। ये जो प्रोस्टामीन होता है ये इसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। क्या होता है? स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये प्रोस्टामीन क्या करता है? हिपैरिन से बाइंड करता है और हिपैरिन के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज कर देगा। जब इसका एक्शन थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होगा हमारा ब्लड क्या करेगा? पतला जो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। अगर इसके एक्शन को ब्लॉक कर दे तो भी प्रॉब्लम। हिपैरिन का एक्शन अगर ब्लॉक हो जाएगा तो भी हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का जमने लगेगा, तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या होता है? इसके एक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, मीन्स कि इसका एक्शन कम सो होता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिसकी वजह से जो ब्लड हमारा जो एकदम पतला हो रहा था वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा? मोटा होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? आया इतनी बात की नहीं? When protamine is injected into the positively charge, ठीक है, सॉरी, जब हम प्रोटामीन को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज बाइंड हो जाते हैं निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे है? हिपैरिन के पास है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हमारे निगेटिव चार्ज से बाइंड होंगे वो चार्जेस क्या करेंगे? आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। वो चार्जेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे जिससे हिपैरिन का एक्शन भी क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?